नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भारत में ज्यादातर शादियां अलग अलग धर्मों के कानून और पर्सनल लॉ के तहत होती हैं। इसके लिए मर्द और दोनों की उसी धर्म का होना जरूरी है, यानी कि अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में शादी करनी हो तो उनमें से एक को धर्म बदलना जरूरी हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति मोहब्बत के लिए अपना धर्म बदलना चाहे, ये जरूरी भी नहीं। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट पारित किया था, जिसके तहत अलग अलग धर्म के आदमी और औरत बिना धर्म बदले कानूनन शादी कर सकते हैं। ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली कोर्ट मैरिज से अलग है। शादी को लेकर अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग एक्ट होते हैं, जो सिर्फ उन धर्मों को मानने वालों पर लागू होते हैं। उन्हें उस एक्ट के हिसाब से शादी रजिस्टर करानी होती है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। ये एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, यदि वो विदेश में रह रहे हों तो भी, लेकिन भारत का नागरिक होना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट में लोग खुद से मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं और इसलिए ये प्रावधान रखा गया है कि उन्हें 30 दिन का नोटिस देना होगा। उस नोटिस को सार्वजनिक जगह पर डिस्प्ले करना होता है। इसमें यह भी बताना होता है कि ये दो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये तो थी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अमित वाधवा जी। अमित जी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर 01206127 इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो है स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ी जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट होता क्या है और स्पेशल मैरिज एक्ट की जरूरत क्यों कानूनन पड़ी। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने की जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कि हर एक पहलू का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इसमें क्या रहता है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी है उससे पहले जो पब्लिक नोटिस है उसको अनिवार्य क्यों कहा गया है, मतलब कि आपको पब्लिक नोटिस क्यों देना जरूरी होता है, इस नोटिस में क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देने होते हैं। साथ ही आपस में जो रजामंदी होती है उस रजामंदी के साथ आप कैसे जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं, इसी को लेकर आज की हमारी खास पेशकश है। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित वाधवा जी। बहुत स्वागत है अमित जी कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट लाया क्यों गया, इसकी आवश्यकता आखिरकार क्यों की गई है। नमस्कार। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में हमारे यहाँ पे लागू किया गया। इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि दो डिफरेंट कास्ट के जब लोग मैरिज करते थे तो उसको एक लीगल सेंसिटी देने के लिए इस एक्ट को लेके आया गया, और जिससे कि आगे उन लोगों में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, तो ये जो है मुख्य वजह रही है। इसके अलावा अगर हम अमित जी बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी का प्रोसेस होता है, यानी कि जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया आपसे समझना चाहेंगे, किस प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें जो कपल होता है जिन्हें शादी करनी है वो एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पे, मैरिज ऑफिसर के यहाँ पे। उसमें उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जी। अपनी कास्ट से भी, अपने आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एंड आपका जो भी और डॉक्यूमेंट हो गए, आपकी एज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उस एप्लीकेशन को नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, एंड आफ्टर अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन उस पर लिया जाता है, नहीं तो फिर उसका डिस्पोजल किया जाता है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी से पहले पब्लिक नोटिस वो देना क्यों जरूरी है और वो क्यों दिया जाता है, इस नोटिस में क्या होता है, और अगर किसी को शादी से आपत्ति हो तो क्या किया जाए, कितने दिनों का जो नोटिस है वो देना होता है। इसमें इसे देने की जरूरी इसलिए होता है कि अगर किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो, उसमें लिखा जाता है कि अगर आपको इस मैरिज से कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी आपत्ति दाखिल करिए और विदिन 30 डेज उसका डिस्पोजल किया जाता है।
एंड 30 डेज टाइम पीरियड होता है नोटिस का। तो उसके बाद अगर कोई आपत्ति आती है इसमें, तो उसका डिस्पोजल उसमें लिया जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उस पर आपत्तियां जाहिर करी जा रही हैं। उसका फिर डिस्पोजल जो मैरिज कोर्ट ऑफिसर होता है वो उसका डिस्पोजल करता है अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए। ठीक है, ये तो रही कि नोटिस के जो है वो देने की आवश्यकता क्यों है। लेकिन अगर नोटिस के बाद भी किसी को शादी पर आपत्ति हो तो फिर क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकता है शख्स? जैसे मैंने बताया कि अगर आपत्ति कोई फाइल करता है तो वो अपना रीजन देगा कि वो किस वजह से क्या आपत्ति है, उसे क्यों आपत्ति जताना चाह रहा है। फिर उसके बाद उसकी सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद कोर्ट अपना आदेश देती है कि उसे उस आपत्तियों को स्वीकार किया जाए या उस आपत्तियों को खारिज करा जाए। अगर हम बात करें ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन या शादी के संबंध में विच्छेद या तलाक पर क्या प्रावधान है और इस एक्ट के तहत किन हालातों में तलाक मिल सकता है? इस एक्ट के तहत जो तलाक का इसमें प्रोसीजर है वो है कि सेक्शन 1। आप मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ जी, इसमें सेक्शन 27 डील करता है उसके डिवोर्स से रिलेटेड। उसमें अगर किसी स्पाउस का दूसरे के साथ पर्सन के साथ कोई रिलेशन रहता है उस बेसिस पे कर सकते हैं जी। या 2 इयर्स या 7 ईयर से कोई जो एक स्पाउस है वो नहीं मिल पा रहा हो या अनसाउंड माइंड हो गया हो या मेंटल इलनेस ऐसी हो जिससे कि दोनों में जो मेंटल इलनेस हो क्या कि या कोई डिसेबिलिटी ऑफ माइंड हो या दोनों के बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जो कि वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, ये ग्राउंड्स हो सकते हैं इसमें डिवोर्स के लिए। कि विशेष विवाह अधिनियम के लिए जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या क्या जरूरी होते हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी हम जरा डिटेल में आपसे समझना चाहेंगे कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका विवाह, आपकी शादी हो पाए। तो वो कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं? जो दस्तावेज आवश्यक है एक मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसमें आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, 10th की मार्कशीट होती है और एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना वोटर आई कार्ड लगा सकते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीडेड होते हैं इस एक्ट में आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं सब चीजों की होती है। और अगर हम विशेष विवाह के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कौन इसके तहत शादी कर सकते हैं, ये जो है किसके लिए खास है और कौन इसके तहत शादी कर सकते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहता है? इसमें 2 डिफरेंट कास्ट के कपल्स मैरिज कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू और जैनी हो, हिंदू और बुद्ध हो, हिंदू और सिख हो, हिंदू और मुस्लिम हो। 2 डिफरेंट कास्ट के रिलीजन के लोग इसमें मैरिज कर सकते हैं, वो इस एक्ट के अंदर कवर होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी, एक दर्शक है हमारे साथ, रमेश जी जुड़ चुके हैं उज्जैन से। रमेश जी नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए, सवाल पूछिए अपना। मैडम जैसे एक बिल्डर की कंपनी ग्रीसम उद्योग जी, आपका सवाल एक बार फिर से दोहराइए। ये मैडम मैं मजदूर मैडम और ग्रीसम उद्योग में काम करता था, बिल्डर जी की फैक्ट्री है। तो मैडम इन्होंने लॉकडाउन के अंदर हम लोगों को काम से बंद कर दिया मैडम। जिस कंपनी में आप काम करते थे वो कंपनी बंद कर दी है लॉकडाउन में, ये आपका सवाल है? आवाज नहीं आ पाई आपकी। रमेश जी आप जुड़े हैं क्या? अमित जी इसी से रिलेटेड सवाल था शायद। खैर इसी जो आज का हमारा विषय उससे तो हटके था, लेकिन ये बस ये शायद जानना चाह रहे हैं कि क्या इनके पास अब लीगल क्या हेल्पलाइन ये कर सकते हैं, किस तरह से जो है इनका समाधान होगा समस्या का। उनका सवाल एक बार दोहराएंगे, उसकी आवाज। इन्होंने पूछा ये जिस कंपनी में काम करते थे कोरोना की वजह से उस कंपनी ने इनको निकाल दिया है, आगे इनके पास क्या विशेषाधिकार है, क्या कर सकते हैं अब ये?
देखिए, अगर कोरोना में किसी कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को निकाला है, पहली बात तो वो एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में जो एम्प्लॉय एग्रीमेंट होता है उसके अधीन गवर्न होती हैं सारी कंपनीज और एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयमेंट की। तो सबसे पहले तो उनका एक एग्रीमेंट हमें देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयर एग्रीमेंट क्या हुआ था एम्प्लॉय के साथ। तो उसके बाद ही उसमें आगे कर सकते हैं कि उसमें क्या रेमेडी है, क्या रेमेडी अवेलेबल हो सकती है उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अपने विषय के बारे में बात करते हैं। अमित जी, विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह कब अमान्य हो सकता है? इसमें प्रोविजंस हैं वॉइडेबल एंड वॉइडेबल मैरिज के लिए। वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 25 में कवर होती है। इसमें अगर किसी वजह से मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पाए या वो बिल्कुल रिफ्यूजल हो रिस्पोंडेंट का, तब ये वॉइडेबल हो सकती है मैरिज। या अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो किसी और से शादी से पहले, तब हो सकती है। या कंसेंट ऑफ किसी पार्टी का इसमें ऑब्टेन बाय प्योर ऑफ फ्रॉड लिया गया हो, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर होता है, तब ये वॉइडेबल मैरिज कहलाई जाती है। एंड जहाँ तक हम वॉइड मैरिज की बात करते हैं, वो सेक्शन 24 स्पेशल मैरिज एक्ट में कवर होता है। उसके लिए जो कंडीशंस दी गई हैं वो है कि अगर मैरिज जो इसमें प्रोहिबिटेड पर्सन है उनके बीच में अगर मैरिज होती है तो वो वॉइड मैरिज कहलाई जाती है। ठीक है, इस एक्ट में शादी के बाद क्या पत्नी बिना तलाक के भरण पोषण की मांग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसमें प्रोसीजर गिवन है एक्ट के अंदर ही। अगर किसी वजह से दोनों अलग रह रहे हैं तो वो मेंटेनेंस कॉल कर सकते हैं। वाइफ के पास पूरे प्रावधान है उसमें मेंटेनेंस के लिए। जी, ठीक है। अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में डिफरेंशिएट की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोगों को यही नहीं पता होता कि दोनों में फर्क क्या है और एक ही तरह से दोनों को देखने लगते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट और जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें महत्वपूर्ण फर्क क्या है, किस तरह से उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है? देखिए, दोनों एक्ट जो है, दोनों एक्ट में जो सबसे मेजर फर्क है वो ये है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सिर्फ हिंदू के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड स्पेशल मैरिज एक्ट में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किए, बताया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जब दो डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के लोग मैरिज करते हैं तो उसमें वो फॉल करते हैं और वो उस एक्ट के अंदर कवर होते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो यही है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो हिंदूज को कवर करता है और स्पेशल मैरिज एक्ट वो हिंदूज के अलावा अदर रिलीजन को भी इसमें कवर करता है। जी, अमित जी, एक और बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में सुरक्षा का क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है? क्योंकि अक्सर जब भी कोई स्पेशल मैरिज का केस होता है तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में इसको लेकर एक्सेप्टेंस जल्दी से मिलती नहीं है, जल्दी से समाज स्वीकार नहीं करता और सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सुरक्षा वाला माहौल नहीं मिल पाता। तो क्या किसी स्पेशल तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है? क्या इसके लिए कोई अलग प्रावधान है उनके पास कि वो सुरक्षा की मांग कर सकते हैं अगर उन्होंने समाज से विरोध करके या किसी तरीके की बिना परमिशन की शादी की है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो सुरक्षित माहौल उनको कैसे मिले? क्वेश्चन कह रही हैं वो अब हमारे समाज में अब पहले इतनी जल्दी से स्पेशल मैरिज एक्ट में जो मैरिजेज होती थी या दो अलग रिलीजन के लोग होते थे उन्हें मान्यता नहीं दी जाती थी। पर जैसे जैसे टाइम अब हो रहा है, अब लोग कोर्ट एंड लॉ ऑर्डर्स भी इसमें काफी संज्ञान ले चुकी है कोर्ट। और अगर कुछ ऐसा होता है और उन्हें कोई अपनी सेफ्टी के लेके कोई खतरा होता है तो वो कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करता है और डायरेक्ट करता है स्थानीय पुलिस को कि वो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उन लोगों के ऊपर कोई भी ऐसी घटना का अंदेशा होने से पहले ही उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ठीक है,
बिल्कुल। तो आज अमित जी, आपने स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।